हिमाचल विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी, उप मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी, विपक्ष के नेता सम्मानित श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल सरकार में मंत्री श्री जगत नेगी जी, श्री रोहित ठाकुर जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार जी, पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री राधा रमन शास्त्री जी, गंगूराम मुसाफिर जी, सभी सम्मानित विधायकगण, उपस्थित सभी साथी, आज का दिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास का अत्यंत गौरवपूर्ण दिन है। हम सभी हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, आधुनिक हिमाचल के निर्माता, महान चिंतक, कुशल प्रशासक और जननायक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की 120वीं जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वास्तव में डॉक्टर परमार जैसी महान शख्सियत को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वह बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, कुशल प्रशासक और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ तथा ईमानदार शख्स थे। प्रदेश के हित उनके लिए सदैव सर्वोपरि रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिमाचल प्रदेश की स्थापना और यहाँ के लोगों की अलग पहचान बनाने के लिए समर्पित किया। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का जन्म 4 अगस्त 1906 को तत्कालीन सिरमौर रियासत के चनागल गांव में हुआ। शिक्षा के बारे में सब कुछ तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया है, लेकिन युवा काल से ही संघर्ष उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा और इसलिए रियासत की नौकरी करने के बजाय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनकी दूरदर्शी सोच के फलस्वरूप ही 26 जनवरी 1948 को शिमला में आयोजित सार्वजनिक सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया गया या सभी पहाड़ी रियासतों को इकट्ठा कर नए राज्यों का गठन किया जाए। इस संघर्ष के कारण 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। उस समय डॉक्टर परमार ने पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों की सांस्कृतिक एकता बनाए रखने तथा लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक जरूरत पूरा करने के लिए गंभीर प्रयास किए। उन्होंने जहां प्रजामंडल आंदोलन को मजबूत किया, वहीं हिमाचल प्रदेश को व्यापक स्वरूप देने का कार्य भी किया। उन्होंने पंजाब में हिमाचल के विलय की कोशिशों का पुरजोर विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने प्रदेश की अलग पहचान बनाए रखने में कामयाब हुए। उन्होंने एक आधुनिक हिमाचल का सपना देखा था, जिसमें सभी लोग शिक्षित व साधन संपन्न हो और उन्हें आवागमन की बेहतर सुविधा मिले। हमारी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। हमारे प्रयासों के फलस्वरूप 99.30 साक्षरता दर के साथ हिमाचल प्रदेश पूर्ण शिक्षा साक्षर राज्य बना, जो बेहद गर्व की बात है। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर परमार के जो सपने हैं वो कार्यक्रमों से, दिखावे से एक दिन के लिए आयोजित नहीं किए जा सकते हैं। उनकी नीतियों को अगर हम धरातल पर उतारेंगे तो निश्चित रूप से उन नीतियों का लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता को होगा। यही उनका उद्देश्य था, यही उनका मकसद था। इसलिए हमारी सरकार ने जो उनकी सोच थी, दूरदर्शी सोच, जो उनकी विकास की सोच थी, जो एक अलग पहचान की सोच थी, जो शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की सोच थी, जो हेल्थ सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की सोच थी, जो उनकी प्रेरणा थी, उसको हमारी सरकार ने अपनाया है। महज कार्यक्रम भव्य हो और एक दिन का हो, वो दायित्व सरकारों का नहीं होता है। उनका कार्यक्रम करना महज एक औपचारिकता होती है। उनकी नीतियों को धरातल पर उतारना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होती है। मैं शिक्षा मंत्री का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब भी हमने शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किए, उन बदलावों का असर अब दिखने शुरू हुआ है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हमने राजीव गांधी गवर्नमेंट डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं
और पहली बार एक विचार को अमली जामा पहनाकर धरातल पर उतारने की कोशिश की गई है। 150 सीबीएसई स्कूलों का हमने शुरुआत की है। पहले एक सेंटर स्कूल लेने के लिए हमें कई सालों तक चक्कर लगाने पड़ते थे। बजट में एक स्कूल का प्रावधान किया गया था। मेरा ये मानना है कि 150 स्कूलों की शुरुआत जो हमने की है और जिसमें हम उनका कैडर बिल्कुल अलग करने जा रहे हैं, नए टीचरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं और उसका लाभ हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूर मिलेगा। हमारी सरकार ने उस शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के लिए डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक के ऋण, शिक्षा ऋण की व्यवस्था की है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी है, क्लास 3 का है, क्लास 4 का है, जिसकी आय साल में 12 लाख रुपए से कम होगी, यानी कि महीने की 1 लाख रुपए होगी, अगर उसका बच्चा कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई आईआईटी में पढ़ता है। मैं जानता हूं कि सरकारी कर्मचारी आईआईटी की फीस हर साल की 4 या 5 लाख होगी। अगर उसका बच्चा मेरिट में आकर आईआईटी में जाता है और अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाता है या विदेश में उसकी सिलेक्शन होती है, तो सर जितना तो उनके परिवार पर किस प्रकार का दबाव होता है, कैसे बच्चे को पढ़ाना है, उस चिंता मुक्त करने के लिए हमने 20 लाख रुपए का लोन 12 लाख रुपए वाली आय में 1% की ब्याज के साथ उपलब्ध करवा रहे हैं। ये उनकी सोच थी शिक्षा के क्षेत्र में, उनके नाम से ये ऋण योजना शुरू हुई है। जो भी सभागार में बैठे हैं, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में एप्लीकेशन देकर अप्लाई कर सकते हैं और बच्चे को 20 लाख का लोन देश में तो मिलेगा ही, विदेश में जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाता है वहां भी ये लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। डॉक्टर परमार का विश्वास था कि हिमाचल का विकास गांव के विकास से होगा। किसान, बागवान, महिलाएं, युवा और कमजोर वर्ग विकास की मुख्य धारा में आए बिना प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की जो सोच दी है वह आज भी हमारी नीतियों का, कांग्रेस की पार्टी की नीतियों का आधार है। हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन को केवल एक नारा नहीं बल्कि शासन की कार्यशैली बनाया है। सीमित संसाधनों और वित्तीय चुनौतियों के बावजूद हमने लोकहित, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या होती है? 80% लोग हम हिमाचल के गांव में रहने वाले हैं। हमारे बुजुर्ग गांव में रहते हैं और 75 लाख की जनसंख्या में बहुत तकरीबन 80% लोगों के पास या तो एक घर है या कुछ लोगों के पास एक घर अगर उसका गांव में है, एक शहर में। शहर में से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। 40% हमारी आबादी 2038 तक शहरों में बसना शुरू कर देगी। उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नीतिगत विचार डॉक्टर परमार जी की जो सोच थी, उस विचार को हम आगे लाए हैं, जिसमें गांव में बैठकर बच्चे को सीबीएसई की शिक्षा मिले ताकि वो गांव से उठकर शहर में ना आए। शहर में जब वो आता है तो अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसका डबल खर्चा होता है। जब गांव में ही उसको अच्छे टीचर मिल जाएंगे, अच्छा स्कूल का कैंपस मिल जाएगा, तो वो गांव में रहकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब जब गांव में रहेगा तो उनके आर्थिकी के साधन कैसे मजबूत करवाए जाए, उसके लिए सरकार ने पहला राज्य देश का बना जहां दूध पर हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, जहां गाय के दूध पर 61 रुपए और भैंस के दूध पर 71 रुपए हम सरकार खरीद रही है। सरकार 40 रुपए प्रति किलो के घाटे के हिसाब से दूध खरीद रही है और तकरीबन हर साल दूध की खरीद पर हम 300 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। क्यों खर्च कर रहे हैं? ताकि लोगों की आर्थिक समृद्धि गांव में बसी है। हमारे जो गांव है उसमें आर्थिक समृद्धि बसी है। अब हमने 61 रुपए किलो के हिसाब से दूध खरीदना शुरू किया और जयराम ठाकुर जी को मैं बताना चाहूंगा कि मंडी क्षेत्र में इसका बहुत अधिक लाभ हो रहा है। लोगों ने दोबारा से गाय खरीदना शुरू कर लिया है
और अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। अभी एक परिवार को 61 रुपए में प्रति परिवार 20 किलो दूध खरीदने पर 36,000 रुपए की इनकम होगी। 36,000 रुपए की प्रतिदिन दूध 20 किलो खरीदेंगे तो महीने की 36,000 रुपए की इनकम होगी। जिसने पशु रखा होगा उससे गोबर पैदा होगा। हमने बोला गोबर पर आधारित अगर आप कोई चीज काम करते हो तो हम आपसे वो जो सामान है जो आप उगाएंगे उसको लेंगे। इसलिए हल्दी का रेट 150 रुपए किलो किया गया है, गेहूं का रेट 80 रुपए प्रति किलो किया गया है, 50 रुपए किलो मक्की का रेट किया गया है, 30 रुपए किलो हल्दी का रेट किया गया है, बारले जौ का रेट 80 रुपए किलो किया गया है। क्यों किया गया है? हम सरकार क्यों घाटे में उठा रही है? इसलिए किया गया है जो गांव में बसे हुए लोग हैं उनकी जीवन यापन भी अच्छा हो, उनकी आजीविका के साधन भी उसकी जमीन बने। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सोच समझकर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़े हैं। ये एक ट्रांजिशन फॉर्म है, ये एक बदलाव की नीतिगत बदलाव है। ये व्यवस्था परिवर्तन के दौर में अगर हम इस नीतिगत बदलाव में सफल हुए हैं तो उसमें आप लोगों का भी प्रमुख कारण है। आप लोग भी हमारे साथ साथ दे रहे हैं। मैं एक बात और आपके साथ कहना चाहता हूं। प्रदेश में हमारे पास जो हिमाचल के लोग हैं, कभी किसी ने अध्ययन नहीं किया हो, 68% फॉरेस्ट लैंड है, 5% हमारे जो डैम बने हैं नदियों के किनारे लोग हैं, केवल 28% भूमि पर हमारी 75 लाख की जनसंख्या रहती है। थोड़े बहुत जो फॉरेस्ट में एनक्रोचमेंट करते हैं। अब हम पौंग डैम हॉस्टिस भी बने, हम बीबीएमबी हॉस्टिस भी बने, पर हमारे पास जहां सड़कों के समय उस समय सड़कों के जाल बिछाने की डॉक्टर परमार जी की सोच थी, आज हमारे पास सबसे बड़ी संपदा जो है वो पानी है। अगर हम पानी की संपदा का ठीक ढंग से अपना अधिकार मांगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर भी होगा। ये 40-50 साल से जो व्यवस्था है उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें कानून बनाने पड़ रहे हैं, नियम बनाने पड़ रहे हैं, विरोध सहन करना पड़ रहा है। इन सब के बावजूद भी हम प्रदेश की आत्मनिर्भरता की ओर गंभीरता से बढ़े हैं। मैं जयराम ठाकुर जी को कहना चाहूंगा, हम सब लोग मिलकर आगे चलते हैं। हमेशा हमने कहा है, आप शब्दों में मत कहिए, आप चलिए हमारे साथ मिलकर। आरडीजी बंद हुई, आप हमारे साथ मिलकर चलते तो आज ये प्रदेश अपने आप ही आत्मनिर्भर बन जाता। आप 1500 करोड़ रुपए के लिए मोदी जी के लिए हमारे साथ मिलकर चलिए। मैं कहता हूं कि हमारे लिए नहीं है ये, हम लोग तो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री बन जाते हैं। ये 75 लाख की जनसंख्या के लिए है कि ये अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। जहां परमार जी की सोच थी, क्यों लड़े वो अपनी सरकार के खिलाफ भी गए कि उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। विचारों की लड़ाई थी, उस अधिकार की लड़ाई के लिए लड़े। अगर वो उस समय ना लड़ते तो आज हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में न आता। ये उनकी सोच थी। आज हम अधिकारों की सोच है। 1952 से हमें आरडीजी मिल रही थी। ये संविधान के आर्टिकल 275/1 के द्वारा दिया गया अधिकार है। आपको भी आरडीजी मिली, हमको भी आरडीजी मिलती है। हमको अगर 5 साल के लिए होनी थी, 2026 से 2031 के लिए होनी थी। इस आरडीजी पर हमारा नहीं, जनता का अधिकार है। 8,000 करोड़ रुपया हर साल किसी सरकार से काट दिया जाए। अगर किसी को पे 1 लाख मिलती है, उसकी जेब से 30,000 रुपया हर महीने का कट जाए, तो आप बताइए कि कैसे, किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम दृढ़ निश्चय है, हम सबको मिलकर चलना है। जहां अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है वहां विपक्ष का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपने दायित्व का निर्वाह करे। राजनीति में चुनाव तो होने हैं परिस्थितियों के हिसाब से। 5 साल बाद हमें जनता जिसको वोट डालेगी वो जनता ने तय करना है। लेकिन जब अधिकार की बात आती है, परमार जी की सोच थी ये अधिकार की बात, उस सोच के साथ हमें विपक्ष और सत्ता पक्ष को आगे बढ़कर कदम बढ़ाने हैं, तभी इस प्रदेश की सच्ची सेवा होगी। मैं अपनी कुर्सी के लिए सेवा करूं, आप अपनी पार्टी के लिए सेवा करें, वो सेवा नहीं है। वो तो लोकतंत्र में एक विचारों की भिन्नता है।
जहां आपने अपने विचार रखने हैं, हमने अपने विचार रखने। अधिकार किसके है? जनता के है। कोई पैसा कोई ऐसे तो लूट के जाता नहीं। संरक्षक होते, आप भी मुख्यमंत्री रहे, हम भी मुख्यमंत्री, संरक्षक है हम पैसे के। कोई भी पैसा ना आप गलत खर्च कर सकते, ना हम गलत कर सकते। ये निश्चित है कि हमें अपने पांवों पर खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन जो नीतिगत बदलाव हमने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा शिक्षा में, हेल्थ में और जगह ला रहे हैं, मैं कह सकता हूं आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश, जो परमार जी ने 120 साल पहले सपना सोच देखा था, उस सपने को हम 2032 में पूरा करेंगे, जब हम प्रदेश के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होंगे। हिमाचली गौरव से कहेगा, जोशी जी ने कहा मुंडू कहा करते थे, पहाड़िया कहा करते थे, आप गर्व से कहेंगे हम उस अमीर राज्य, समृद्धशाली राज्य से आते हैं, जहां प्रति व्यक्ति आय 2,83,000 है। 2,10,000 थी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। 3 साल में 73,000 पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज हुई। ये नीतिगत बदलाव से होगा। हर जगह धनी की जरूरत नहीं होती। अब शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले 5 सालों में हमारे जो बच्चे हैं वो विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होंगे, आत्मविश्वास से लबालब होंगे। हेल्थ सेक्टर में हमारे 20 साल पुरानी मशीनें हैं, 15 साल पुरानी मशीनें। ये सब चीजें हम बदलाव के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि हमारी बहुत बड़ी एक हमने वीडियो बनाया, उसमें आपकी तस्वीर भी रखी है, सभी नेताओं की तस्वीर रखी है, लेकिन डॉक्टर वाई.एस. परमार के समय अतीत का शुरुआत और वर्तमान को लेकर और भविष्य की योजनाओं को दर्शाया जाता है, इसलिए आपकी तस्वीर नहीं है। लेकिन एक बड़ा अगर हम दिखाएंगे, आप हमें समय दीजिए, उसमें पूरा सभी मुख्यमंत्रियों की एक हम तस्वीर लगाइए, जिसमें आपके कार्य प्रणाली, पिछले मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली और सभी मुख्यमंत्रियों ने योगदान दिया। मैं इसमें कोई इनकार नहीं करता, आपने भी थोड़ा बहुत योगदान कुछ दिया होगा, औरों ने भी दिया है, सब मुख्यमंत्रियों ने योगदान दिया है। पर लेकिन जब सरकारें होती है, ये आप भी जानते हैं, उस समय हमारे अतीत का जब जिसका जन्मदिन मनाते हैं और वर्तमान सरकार की प्रस्तुति दी जाती है। थोड़ी अगर हम सभी मुख्यमंत्री की देते तो 1 घंटे की प्रस्तुति की हमने एक इसकी रील बनाई हुई है, वो हम अभी चलाएंगे। अभी हमारे बोर्ड लगेंगे, उसमें हम 7 जगह आपका चलाएंगे। आप निश्चित रहिए, आपने भी प्रदेश के लिए अच्छा कार्य किया है, हम इसमें आपके ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। यशवंत सिंह परमार जी का जो सपना है वो आत्मनिर्भर हिमाचल का सपना है। यशवंत सिंह परमार जी ने जो हिमाचल को अलग पहचान दी है, हिमाचल को बनाया, हिमाचल के स्वरूप को बदला, हिमाचल को नई दिशा दी, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। हम सभी